हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का एक रैपिड रिवीजन। मैंने इसमें सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज को कवर किया है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रेडिएशन है वो उसका ड्यूअल नेचर है, यानी उसका वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। वेव नेचर कैसे है? क्योंकि वो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिनाज दिखाता है जो हमने वेव ऑप्टिक्स के अंदर देखे थे। इससे पता चलता है कि जो रेडिएशन है यानी आपकी जो लाइट है वो वेव नेचर तो पक्का शो करती है। उसके बाद फिनोमिना जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो शो करता है कि वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है। दैट इज़ वाई हम कहते हैं हमारी जो रेडिएशंस हैं यानी लाइट है उसका ड्यूअल नेचर है। जो हमारी क्लासिक वेव थ्योरी थी जो वेव नेचर से आई थी इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के फिनोमिनास को देखते हुए, उन्होंने कुछ सर्टेन ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने में वो फेल हो गई थी, जिससे कि क्वांटम थ्योरी आपकी आई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ये सब कुछ जो हमने केमिस्ट्री के अंदर 11th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सब कुछ पढ़ा था। अब आते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ते हैं, जो कि क्या प्रमोट करता है, पार्टिकल नेचर को प्रमोट करता है लाइट के। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सर्फेस व्हेन ईएम रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ अ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट। अब पता है क्या होता है, जब एक स्पेसिफिक मेटल का कोई सरफेस है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवा पाना सिर्फ तभी जब एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट होगी या फॉल होगी, ठीक है। अब वो जो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है उसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, विच इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट मेटल सरफेस। अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट होती है तो मेरा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, चाहे मैं कितनी ही इंटेंसिटी लगा दूं। बट अगर उससे ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी होती है या उसके इक्वल होती है तो मेरा इलेक्ट्रॉन ज़रूर आएगा बाहर, चाहे मेरी कितनी ही कम इंटेंसिटी हो। जितनी कम इंटेंसिटी होगी उतने कम इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, बट आएंगे ज़रूर। अच्छा, अब यहाँ पर बात आती है कि कौन सी तरीके की मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसके ऊपर गिरनी है। तो उसके अंदर आपके पास आते हैं कुछ मेटल्स जो हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबीडियम। ऐसे मेटल्स तो विजिबल लाइट से भी निकल आते हैं, बट कुछ मेटल्स हैं जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनके लिए हमें यूवी लाइट चाहिए होती है, वो विजिबल लाइट से नहीं आते। और कुछ हमारे पास बहुत हैवी मेटल्स होते हैं जो कि नीचे प्रेजेंट होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो आपके सिर्फ एक्सरेज से ही बाहर आते हैं। अब यहाँ पे ना दो ऑब्जर्वेशन है, पहली हर्ट्ज की है फिर लेनार्ड्स की है। हर्ट्ज की ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? हर्ट्ज ने ऐसा देखा कि जब यूवी लाइट हम मेटल सरफेस पे गिर रहे हैं तो एमिशन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये वाले मेटल्स होंगे, ज़्यादा चांसेस हैं, ये भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। यूवी लाइट उन्होंने उस पर गेरी और वो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रही है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगा जब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को ही हम आज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और ये आपको हर्ट्ज ने बताया था। अब लेनार्ड्स ने क्या बताया? फिर लेनार्ड ने हमें एक और भी कई सारी चीज़ें बताई इसके अलावा, तो ये तो पहले से पता चल ही गया था कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, यानी करंट कितना, करंट यानी अब जैसे इलेक्ट्रॉन्स कितने बाहर निकलेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बाहर निकलेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यानी इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले उनकी वजह से करंट। अब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से ही तो करंट आता है, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ज़्यादा करंट होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलेंगे इज डिपेंडेंट ऑन इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी। आई होप इट्स क्लियर। मैंने आपको क्या बताया कि हमें एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो चाहिए या उससे ज़्यादा होगी तभी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एंड अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा निकलेंगे। मान लो मेरे पास थ्रेशोल्ड से कम की कोई फ्रीक्वेंसी है पर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो भी नहीं निकलेंगे। अगर इससे इससे फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है और इससे बहुत कम इंटेंसिटी है, बहुत ही कम इंटेंसिटी है, तो भी निकलेंगे। ज़्यादा होगी तो ज़्यादा निकलेंगे। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहती हूँ अगर मेरी फ्रीक्वेंसी इतनी है और मेरी फ्रीक्वेंसी से थोड़ी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा किस में निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स? किसी में नहीं, सब में सेम निकलेंगे। मान लो मैंने इंटेंसिटी तीनों केसेस में सेम लगाई है,
तो जितनी मेरी इस पे, ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, इस पे जितनी निकलेंगी उस पे उतनी ही इस पे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उतने ही इस पे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अगर इंटेंसिटी सेम है। बट फिर फ़र्क क्या होगा, मैंने इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी लगाई है, उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होगी। जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनको चाहिए तो सिर्फ इतनी ही थी ना, ये म्यू नॉट चाहिए थी निकलने के लिए। अब जो बाकी की एक्स्ट्रा म्यू मैंने लगा दी, एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी की लाइट जो मेरी लगी है, एक्स्ट्रा एनर्जी थी जो लाइट के पास, वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी और इसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो यहाँ पे ना 3 ही बातें हैं बड़ी सिंपल सी, कि मुझे एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए थी, ठीक है, उससे कम लगेगी तो नहीं निकलेगा, ज़्यादा लगेगी या उतनी लगेगी तो ज़रूर निकलेगा, उससे ज़्यादा निकलेगी तो हमें काइनेटिक एनर्जी भी मिलेगी, होएगी उसके पास काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे थोड़ी कम, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा, यहाँ पे उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी बट वो निकलेगा ज़रूर। यहाँ पे तो ना निकला तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगी, है ना। इंटेंसिटी बढ़ाऊंगी तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, सिंपल सी बात है। अगर वो निकल रहे हैं तभी ज़्यादा निकलेंगे, यहाँ पे बढ़ा दूंगी इंटेंसिटी तो कुछ नहीं होगा। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। मैंने यही सारी बातें यहाँ पे भी लिखी हुई है, इंटेंसिटी बढ़ाने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जिससे कि करंट ज़्यादा होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। इंटेंसिटी बढ़ाने से स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी से नहीं बढ़ती, वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से बढ़ रही है ना। और ये जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ तभी चेंज होगी जब फ्रीक्वेंसी मेरी बढ़ेगी, है ना। काइनेटिक एनर्जी जो है वो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, नॉट ऑन द इंटेंसिटी। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में एक्स्ट्रा दूंगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी में एक्स्ट्रा दूंगी, उतनी ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। देयर एग्जिस्ट्स अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड, ठीक है। तो उससे नीचे आपकी कोई नहीं होगी, थ्रेशोल्ड से ऊपर की ही होगी। सारी बातें मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ। देन एमिशन इज इंस्टेंटेनियस, नो टाइम लैग। एमिशन, अगर जैसी मेरी लाइट पढ़ी उस फ्रीक्वेंसी की जो उसको निकालने के काबिल है, उसी टाइम इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, कोई टाइम लैग नहीं होगा बिटवीन कि उसको 0.1 सेकेंड लग रहा है, 0.01 सेकेंड, कोई टाइम लैग नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, लिमिटेशंस ऑफ द वेव थ्योरी। वेव थ्योरी क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। वेव थ्योरी जो थी वो ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन कर पाई, कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्यों है हर मेटल के लिए। इंस्टेंटेनियस एमिशन को नहीं बता पाई कि अगर वो वेव है तो फिर वो इतनी इंस्टेंटेनियस एमिशन कैसे दिखा रही है। फ्रीक्वेंसी कैसे डिपेंडेंट है काइनेटिक एनर्जी पे, हमने देखा ना, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती जा रही थी म्यू नोट के बाद, मेरी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करती जा रही थी, उसका डिपेंडेंस भी वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ये वेव थ्योरी की लिमिटेशंस थी जो कि आपको पता होनी चाहिए, आ सकती है बोर्ड एग्जाम में। देन आता है आपके पास आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अच्छा, आपने बहुत जगह सीखी हुई होगी E इज इक्वल टू एच म्यू, हम ये पहले पढ़ भी चुके हैं 11th के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर में। E इज इक्वल टू एच म्यू, यानी कि जो एनर्जी है फोटोन की, फोटोन इज लाइट का पार्टिकल बेसिकली, ठीक है, उसकी जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू एच इंटू म्यू। यहाँ पे एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है विच इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 की पावर -34, इसको याद रखना। E इज इक्वल टू एच म्यू, यानी जो एनर्जी होगी दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू एच प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू द फ्रीक्वेंसी। मैं बात कर रही थी ना कि जितनी मेरी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उतनी मेरी एनर्जी ज़्यादा, आपको क्लियरली दिख रहा है ऐसा क्यों है। अच्छा, यहाँ पे ना लेमडा का कॉन्सेप्ट भी आता है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपको पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ऐसे एक मेरी लेमडा नोट यानी एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी है, उससे कम वेवलेंथ होनी चाहिए तब भी मेरी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उससे ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, क्योंकि वो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर मेरी वेवलेंथ उससे कम होएगी तो निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा होगी तो नहीं निकलेगा। अगर जिससे जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आपको जो रिलेशन याद रखना है, जो C है यानी स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू लेमडा और म्यू का प्रोडक्ट। किसी भी लाइट के लिए, किसी भी फोटोन के लिए लेमडा और म्यू का प्रोडक्ट C के बराबर होता है, यानी कांस्टेंट होता है। तो आपको सिंपली अगर कभी भी म्यू को कन्वर्ट करना है तो आप C/λ लिख सकते हो। यहाँ पे मैं एनर्जी निकालना चाहूँ लेमडा की टर्म्स में तो मैं लिख दूंगी hc/λ, आपने ये सुना भी होगा।
अच्छा, अगर मुझे इजेक्ट करना है इलेक्ट्रॉन को तो मेरा म्यू ज़्यादा होना चाहिए मेरे म्यू नोट से या इक्वल, और मेरा लेमडा उससे कम होना चाहिए लेमडा नोट से, ठीक है। अच्छा, अब एनर्जी का बैलेंस की बात आती है। अब मैं आपको क्या कह रही हूँ कि जो मेरी मिनिमम एनर्जी मेरे को चाहिए वो कितनी होगी, एच म्यू नॉट होगी, जितना मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको निकालने के लिए। इसी को ही मैं वर्क फंक्शन कहती हूँ और फाई से डिनोट करती हूँ। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी जो फोटोन के पास होनी चाहिए अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालना है। अब मान लो मेरी एनर्जी जो मैं लगा रही हूँ दैट इज इक्वल टू एच म्यू, अगर वो किसके बराबर होगी, मैं मान के मगर मैं कह रही हूँ कि मेरी जो म्यू नॉट से ज़्यादा है ना, तो वो किसके बराबर होगी, वर्क फंक्शन प्लस वर्क फंक्शन में जितना यूज़ हो गया उसके अलावा कि कहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। तो ये आपकी इक्वेशन आ जाती है, एच म्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। यहाँ पे आपका वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच म्यू नोट। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं और यहाँ पे वही सेम चीज़ कर दी उन्होंने, काइनेटिक एनर्जी को उधर ले गए एंड यहाँ पे म्यू नोट को इधर ले आए, तो ये वर्क फंक्शन माइनस एच म्यू बन गया। वर्क फंक्शन आपका एच म्यू नोट था। अच्छा एक सेकेंड, सॉरी उसको उधर लेके जाएंगे ना, एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन हो जाएगा, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट हो जाएगा, एच कॉमन अंदर म्यू माइनस म्यू नॉट बन जाएगा। वही आपकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर लिख दी, ठीक है। फिर वर्क फंक्शन यानी फाई बेसिकली क्या है, मिनिमम एनर्जी है जो कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए होती है, और वो किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करती है। वर्क फंक्शन मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर सकी हूँ, हर एक मेटल का डिफरेंट होगा, हर एक मेटल को डिफरेंट मिनिमम एनर्जी चाहिए टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, और वर्क फंक्शन की वैल्यू एच म्यू नॉट हो जाएगा। अभी तक आपको जो चीज़ें याद रखने वाली हैं वो बहुत सिंपल है। एनर्जी एच म्यू के बराबर होती है, उसको सी इज इक्वल टू लेमडा म्यू, यहाँ पे आप लेमडा में कन्वर्ट कर सकते हो इस इक्वेशन को। और आपको क्या याद रखने की ज़रूरत है, आपकी जो एनर्जी आपने लगाई दैट इज़ इक्वल टू वर्क फंक्शन विच इज़ एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब आ जाओ स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, वी नोट क्या होता है, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब मैंने कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी लगा दी जिसकी वजह से मेरे इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है। अब मुझे बताना है कि मैं कितना नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव ही होगा ना क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, मुझे कितना यहाँ पे पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, कितना मुझे पोटेंशियल लगेगा ताकि इलेक्ट्रॉन्स को मैं स्टॉप कर पाऊँ, इनकी काइनेटिक एनर्जी को इनसे छीन पाऊँ, उनको रोक पाऊँ। उसी को ही मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल रही हूँ, नाम से पता चल रहा है ऐसा कितना मैं पोटेंशियल लगाऊं कि मैं इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप कर दूँ। वो पोटेंशियल ऑब्वियसली नेगेटिव होगा, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। तो वो कितना होता है पोटेंशियल इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी कितनी है इज इक्वल टू ई। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁹ वी नॉट आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू आपकी कितनी काइनेटिक एनर्जी थी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इससे डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने पोटेंशियल लगाने की ज़रूरत है, कितनी काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था, देन आपको पता है ये वाला फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, इससे आप इसको अपने आप ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। देन कम्स एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सपेरिमेंटल स्टडी करके कुछ ग्राफ्स बना रहे थे तो हमने क्या किया, एक वैक्यूम का ट्यूब लिया जिसके अंदर वैक्यूम था, फोटो सेंसिटिव कैथोड ली ताकि हमें पता चल जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, पता चले कितने इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्ट हुए हैं। वेरिएबल वोल्टेज सोर्स ली ताकि हम वोल्टेज को चेंज कर पाएँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल वगैरह है ना। एमीटर लिया हमने ताकि हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट को नाप सके यानी देख सके इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं। अब हमने यहाँ पे 3 ग्राफ्स देखे हैं, मैं आपको यहाँ पे सारे ग्राफ्स दिखा रही हूँ जो भी हमने यहाँ पे करने हैं। दीज ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट नीट पॉइंट ऑफ व्यू और बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से। पहला ग्राफ क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फोटो इलेक्ट्रिक करंट। मैंने आपको बताया था जितनी ज़्यादा मैं इंटेंसिटी बढ़ाती जाऊंगी, मैं मान के चल रही हूँ कि यहाँ पे जो मेरी फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है म्यू नोट से, जितनी ज़्यादा मैं इंटेंसिटी बढ़ाती जाऊंगी इक्वल भी हो सकती है, दिस इज़ ग्रेटर और इक्वल टू म्यू नोट, है ना। ये मान के चल रहे हैं तभी ये ग्राफ आएगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जितनी ज़्यादा बढ़ाती जाऊंगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिजेक्ट होंगे, उतना ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट आएगा। तो लीनियर ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल। देन अगर मैं बात करूं
एनोड पोटेंशियल है यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, यानी कितना मैं पोटेंशियल को बढ़ाती जा रही हूँ, कितना जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे करंट कैसा बढ़ता जाएगा। यहाँ पे जब नेगेटिव, मैंने यहाँ पे जब स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, यानी यहाँ पे करंट जीरो था, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है हमारे स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब यही है ना। जहाँ पे मैंने इतना नेगेटिव पोटेंशियल, ये वो नेगेटिव पोटेंशियल है मैंने लगाया जिससे मेरी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, तो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के बाद जब मैं बढ़ाती जाऊंगी मेरा पोटेंशियल तो उसकी काइनेटिक एनर्जी वापस आती रहेगी, तो कुछ इस तरीके से आती है और यहाँ पे जाके कांस्टेंट हो जाती है। अब वो थोड़ी सी हाई होगी, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी है उतना ज़्यादा करंट है, उतनी ज़्यादा उसका ऊपर आएगा ग्राफ, है ना। तो ये I3 की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है। देखने की बात है इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, इसलिए इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इनका फ्रीक्वेंसी पे क्यों डिपेंड कर रहा है, आप खुद सोचो। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी पे। काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। इसीलिए जिनकी इनकी सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है, इंटेंसिटी डिफरेंट है, बट यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, इसलिए इनकी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम आएगा। ऑन दी अदर हैंड मैंने यहाँ पर क्या किया, आप देखो यहाँ पे मैंने एनोड पोटेंशियल लिया, यहाँ पे भी सेम फोटो इलेक्ट्रिक करंट लिया, यहाँ पे मैंने सबकी इंटेंसिटी सेम रखी है बट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट। अब इसमें मेरी इंटेंसिटी डिफरेंट थी ना, तो इस पर भी सैचुरेशन जो करंट है ये वाला, यहाँ पे सैचुरेशन हो जाती है, ये भी सैचुरेशन करंट है, ये इसका सैचुरेशन, ये इसका सैचुरेशन, तो ये सबका सेम आएगा क्योंकि इंटेंसिटी सबकी सेम है, बट सबकी फ्रीक्वेंसी क्योंकि चेंज है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नेगेटिव में ज़्यादा हाई होगा, यानी मुझे ज़्यादा नेगेटिव में पावर लगानी पड़ेगी टू स्टॉप दोज इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे देखो इसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा आया नेगेटिव में, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इस क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा थी। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं उसको वापस करूँगी उसके काइनेटिक एनर्जी आएगी, बट क्योंकि इंटेंसिटी सेम है चाहे फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो उनकी करंट जो है वो सेम आएगा। ठीक है, अगर मैं बढ़ाती हूँ फ्रीक्वेंसी से क्या फ़र्क पड़ता है, फ्रीक्वेंसी से काइनेटिक एनर्जी में फ़र्क पड़ा, फ्रीक्वेंसी चेंज करने से मेरा यहाँ पे ग्राफ फ़र्क पड़ा क्योंकि मुझे पोटेंशियल ज़्यादा लगाना पड़ा नेगेटिव में, बट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम थी इसीलिए ये आया, बट इंटेंसिटी डिफरेंट होने से करंट डिफरेंट आया तीनों के अंदर। आई होप इट्स क्लियर। लास्ट ग्राफ है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी के अंदर, यानी कि जैसे जैसे मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी उतना मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ये तो आपको पता ही है। ये ग्राफ जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये ग्राफ मेरा ऐसे जाएगा, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी मेरा इंक्रीज करेगा, क्योंकि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वैसे वैसे आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। द पॉइंट इज ये वाले ग्राफ पे आपके न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, जैसे कि इस ग्राफ की आप इक्वेशन लिखना चाहो तो एच म्यू प्लस ये आ जाता है। इसको जब मैं लिखूँ काइनेटिक एनर्जी को ई वी नॉट लिखती हूँ तो मेरे पास ये इस तरीके से ग्राफ आ जाता है, म्यू वी नॉट को इधर रख के बाकी को इधर ले गए, है ना। ये वाला मेरी इक्वेशन आती है, यहाँ पे देखो एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन को ले गई मैं, यहाँ पर डिवाइड के अंदर मेरे पास ई आ गया, है ना। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। तो अब देखो ये जो वी नोट है ये आपने वाई पे प्लॉट किया है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये आपने एक्स पे प्लॉट किया है जो फ्रीक्वेंसी है, ये आपकी स्लोप है, एम स्लोप होती है ना, और सी आपकी इंटरसेप्ट होती है, यानी जो आपकी ये सी इंटरसेप्ट है ना that is equal to work function divided by E, और E is the charge of electron, और यहाँ पे H by E, यानी आपकी स्लोप जो है वो यहाँ पे H by E है। आप H by E की वैल्यू पूछ सकते हैं, स्लोप की वैल्यू पूछ सकते हैं, थीटा की वैल्यू, ये सब कुछ पूछ सकते हैं। तो याद रखना है इसकी जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू H by E। मज़ेदार बात ये है हर मेटल के लिए ये सेम होगी, क्योंकि H भी कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है, दोनों की स्लोप सेम होगी, बट हर मेटल का ये जो इंटरसेप्ट है ये डिफरेंट होगा। क्योंकि उनके इंटरसेप्ट क्यों डिफरेंट है, क्योंकि उनकी म्यू नॉट डिफरेंट होगी। लास्ट चीज़ क्या है, जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रही हूँ मेरी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है, ये तो हमें पता ही है ना। एक मिनिमम काइनेटिक एनर्जी के बाद से ग्राफ शुरू हो गए, दोनों एक तरीके से सेम है ग्राफ। तो यहाँ पे भी म्यू नॉट आएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपके इजेक्ट होंगे बट काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी फिर भी, इसलिए यहाँ पे जीरो आया। यहाँ पे तो आपके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं हो रहे,
और यहाँ पे आपका म्यू इस तरीके से इंक्रीज़ करेगा जैसे जैसे मैं मतलब काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज़ करेगी जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करती जाऊँगी। इसकी जो स्लोप है दैट इज़ इक्वल टू एच। इसमें आपकी स्लोप h/e थी। जब मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ था तो मेरी स्लोप आपकी h/e थी। जब मेरा काइनेटिक एनर्जी और इसका है तो सिर्फ h है मेरी स्लोप। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। जो चीज़ें आपको बता रही हूँ आपको याद रखनी है, उनको एक जगह पे नोट कर लो, वही आपके नोट से स्टार्ट टके। दैट्स इट। यहाँ पे भी आपकी स्लोप जो है सबकी सेम रहेगी क्योंकि एच आपका कांस्टेंट है। अब इसका ही डिटेल्ड ग्राफिकल एनालिसिस है। पहला जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी का ग्राफ था ये वाला, इसके बारे में क्या लिख रखा है कि एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी जो कि आपकी थ्रेशोल्ड से कम है, थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, तो उस वाली फ्रीक्वेंसी पे ये ग्राफ को प्लॉट किया जो मैंने आपको बताया था। फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो लीनियरली इंक्रीज होगा विद इंटेंसिटी क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, मोर फोटोन्स एमिट मोर इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। इंटेंसिटी बढ़ाने पे करंट बढ़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ते हैं, पर काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। देन स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ था ये वाला ग्राफ, ठीक है। इस ग्राफ के बारे में क्या दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो बढ़ेगा लीनियरली विद फ्रीक्वेंसी क्योंकि आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ग्राफ जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। स्लोप h/e है प्लैंक्स कांस्टेंट पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्स इंटरसेप्ट उनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देता है। ये म्यू नॉट है ना, वर्क फंक्शन किया ना इसलिए। देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है ये वाला, ये भी बहुत सिंपल है। इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, इसकी स्लोप आपकी h है, ये आपका एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस और ये आपका इंटरसेप्ट आ जाता है। इसका इंटरसेप्ट आपका वर्क फंक्शन है, ये वाला इंटरसेप्ट, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपके पास मेटा वेव्स। अब वेव थ्योरी पे आ रहा है। वेव यानी कैसे एक इलेक्ट्रॉन भी वेव को एमिट करता है, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर, यानी जो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक चीज़ें हैं उनका वेव नेचर ये बताती है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ये कहती है कि जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं चीज़ें उनके पास खुद की अपनी वेव होती, सब हर मैटर के पास खुद की वेव है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, बट जितने हम मैक्रोस्कोपिक हैं उतनी हमारी वो वेव बहुत नेग्लिजिबल हो जाती है। लुइस डी ब्रोगली ने ये प्रपोज किया जो पार्टिकल्स हैं वो भी वेव नेचर दिखाते हैं, हर पार्टिकल वेव नेचर दिखाता है, जिससे हमें लाइट की थ्योरी ड्यूअल नेचर भी समझ आता है और साथ में इलेक्ट्रॉन का भी समझ में आता है। डी ब्रोगली ने रिलेशन क्या दिया था कि जो लेमडा है यानी जो वेवलेंथ है हमारी इस वेव की जो हमारे साथ है, हर पार्टिकल की जो वेव है दैट उसका वेवलेंथ इज इक्वल टू h यानी प्लैंक्स कांस्टेंट बाय p यहाँ पे हमारा मोमेंटम है mv। अब काइनेटिक एनर्जी p²/2m होती है, इसीलिए यहाँ पे मैंने p को पुट कर दिया इस तरीके से और हमारे पास आ गया लेमडा इज इक्वल टू h/√2m ev, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को ev लिख दिया, यहाँ पे v आपका पोटेंशियल है और लेमडा की वैल्यू यहाँ पे क्योंकि सब कुछ कांस्टेंट है, बस v आपका डिफरेंट होगा क्वेश्चंस में, तो क्वेश्चंस के लिए आप ये याद रख सकते हो कि जो वेवलेंथ है दैट इज इक्वल टू 12.3/√v। जो भी पोटेंशियल पूछे आपसे, पोटेंशियल दें और फिर आपसे लेमडा पूछेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे पुट करके रूट से आपने सिंपली उनको लेमडा दे देना है। याद रखना है जो लेमडा है एर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर आता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो है वेरीफाइड बाय डेविंसन जर्मन एक्सपेरिमेंट से वेरीफाइड है कि हाँ हर मैटर के पास वेव होती है। जब इन्होंने दी थी ये हाइपोथेसिस थी, पर बाद में इसको प्रूव भी कर दिया और ये एक्सप्लेन करती है इलेक्ट्रॉन्स का वेव बिहेवियर क्यों है, और ये सारा क्वांटम मैकेनिक्स का फाउंडेशन है कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव होती है। देन यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है वेव नेचर का कंपैरिजन है फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। जितना हमारा मास बढ़ जाता है उतनी हमारी वेवलेंथ कम हो जाती है, इसलिए हमारा वेव नेचर नेग्लिजिबल होता है, पर इलेक्ट्रॉन्स का छोटा मास है इसलिए उनकी वेवलेंथ जो है वो ऑब्जर्वेबल है। लास्ट चीज़ है यहाँ पर, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी क्योंकि मैंने ना ज़्यादा कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया, बट कोई बात नहीं। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है जिसकी न्यूमेरिकल्स में काफ़ी काम आती है नीट के। ये सब कुछ वही है, देखो ये
पेज ऑलरेडी हम कर चुके हैं। नीट फोकसेस ऑन कन्वर्टिंग द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी में वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड और स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने के लिए बोलती है ज़्यादातर। और ये वही के रिलेशन से मैंने आपको बताया था, सी आपका लेमडा म्यू के बराबर है, वर्क फंक्शन आपका एच म्यू नॉट है, ये आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और काइनेटिक एनर्जी आपका ई वी नॉट है। एक बार क्विकली से मैं सारे फॉर्मूलाज रिपीट कर देती हूँ जो भी हमने याद रखने हैं। ई आपका एच म्यू के बराबर होता है, एच म्यू यानी एनर्जी जो आप लगा रहे हो वर्क फंक्शन के बराबर है एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। सी आपका लेमडा म्यू के बराबर होती है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ई वी नॉट के बराबर है, जहाँ पे आपकी वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। ये ग्राफ्स आपको ज़रूर याद रखने हैं। जब मेरी इंटेंसिटी डिफरेंट थी तो मेरे पास डिफरेंट करंट आया, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम था, क्योंकि वो इंटेंसिटी पे नहीं, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट थी, जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव में उतना ज़्यादा आया था, और यहाँ पर उसका करंट सेम आया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड नहीं करते, उनकी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है। इन दोनों के ग्राफ्स कुछ इस तरीके से आए थे हमारे पास। ये म्यू नोट था दोनों जगह पे ही, जितना ज़्यादा म्यू नोट उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, उतना ज़्यादा ही स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा। इसकी स्लोप एच बाई ई थी। जब मैंने वी नोट स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट किया तो मेरे पास स्लोप एच बाई ई आई। जब काइनेटिक एनर्जी और म्यू का किया तो मेरे पास स्लोप एच आई थी। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो लेमडा, हर एक मैटर के पास वेव होती है जो कि एच बाय पी के बराबर है, एच बाय एम वी के बराबर है। काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाय 2m होती है, जिससे ये वाला फॉर्मूला भी आता है। इसको भी ज़रूर याद रखना, लेमडा इज इक्वल टू 12.3 बाय रूट वी एमस्ट्रॉन्ग। इसको भी सबको याद रखना है, 4 ऑफ द फॉर्मूलाज। एंड देन वेव नेचर का कंपैरिजन हमने देख लिया कि कैसे बड़े मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि हमारा मास ज़्यादा है, इसलिए हमारा वेव नेचर नेग्लिजिबल है। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।